वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज डॉक्टर मनोज बिंदवार। और फ्रेंड, आज हम एक पाइल्स का केस डिस्कस करेंगे। और ये थोड़ा केस में कुछ मुझे अच्छा केस लगा, क्योंकि पेशेंट की किसी एक चीज़ को पकड़ के हमने पेशेंट को मेडिसिन दिया और पेशेंट पूरी तरह ठीक हुआ। तो कुछ अच्छा मुझे इस केस से सीखने को मिला। तो कई बार पेशेंट की एनर्जी से हमको मेडिसिन का पता चल जाता है कि पेशेंट किस ग्रुप ऑफ मेडिसिन का होगा। ये पेशेंट का केस है, 38 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है और इनको पाइल्स का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे पहले से फ़ोन लगाया, अपॉइंटमेंट लिया, टाइम से आए और इनको तकलीफ़ था पाइल्स का बहुत ज़्यादा। तो ये वेटिंग हॉल में बाहर बैठे हुए थे, तो इनको काफ़ी पेन हो रहा था। तो जबकि इनका टाइम जो था वो 2 बजे का था और पेशेंट के साथ में मतलब इनको तकरीबन 2:30 बज गए इनको वेट करते करते। और मुझे दिख रहा है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, उनको बैठने में डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो वो अंदर आए, उनका टाइम जब मैंने पेशेंट फ्री हुए तो अंदर आकर बैठे और जैसे ही आकर उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और बैठे। तो कई बार क्या होता है ना, पेशेंट आपके पास आते ही विदाउट एनी इंट्रोडक्शन बोलना शुरू कर देते हैं। तो एज अ होम्योपैथ हमें पेशेंट को इंटरप्ट नहीं करना है, उसकी जो जो एनर्जी से वो आकर बोल रहा है उसको हमें सुनना है। इस पेशेंट ने आकर बैठा, वेट किया, बहुत धैर्य से इतनी देर वो बाहर बैठे। तो मैंने पूछा कि यार मैंने उनसे सीधे उनका नाम पूछा। मुझे लगा कि मुझे इनकी सब चीज़ लेनी चाहिए। जनरली हम सीधे कंप्लेंट पे आते हैं, क्योंकि उन चीज़ों पे कई बार पेशेंट का केस चालू हो जाता है तो उसमें नाम वगैरह हम बाद में लिखते हैं। कई बार तो मैं पेशेंट का सबसे केस के एंड में ही उनका नाम लिखता हूँ कि आप नाम बताइए आपका। पर यहाँ पर मुझे सबसे पहले मैंने उनसे नाम पूछा, उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपकी एज कितनी है। बोले 38। तो 38 एज से मुझे मैंने उनको बोला कि आपके, क्योंकि कॉमन सेंस है कि 38 तो शादी हो ही जाती है और जिस एरिया से आते हैं उस एरिया में तो 100% होती है और 38 तक कोई रुकता नहीं है शादी के लिए। तो मैंने कहा कि आपके बच्चे कितने हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरी शादी नहीं हुई सर। तो मैंने कहा कि 38 की एज हो, शादी नहीं हुई, ऐसा क्यों। तो अब यहाँ से केस में मेडिसिन क्लियर होती है कि पेशेंट ने बोला कि सर देखो, मैं घर का छोटा हूँ और अभी आप मेरी 2 बहनें हैं, है ना, एक मुझसे बड़ी है और एक मुझसे छोटी है। अब दोनों बहनों की शादी करना, तो काम धंधा करके अपनी शादी की। सेकंड, उनकी शादी हुई, उसके बाद घर की कंडीशन ख़राब थी, घर की कंडीशन को अपन पटरी पे लाएं। ये सेकंड बात भी, घर की फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर थी। थर्ड, घर कमज़ोर था सर, घर पूरा बनवाया अपन ने। 3, चौथा, बाजार में कर्जा था पापा का, वो उतारा। सर इतनी सब 4-5 चीज़ें जो मैंने की है, तो इन सब के रहते हुए मैं शादी कैसे कर लेता, आप बताओ आप। तो मैंने कहा सही है, मतलब मैं कुछ बोल नहीं पाया फिर कि तुम आप शादी क्यों नहीं कर पाए। उन्होंने बोला कि इतना सब होता है, मान लो अब मैं फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब रहे और शादी कर लूँ तो जमेगा क्या, या फिर इतनी बहनों की शादी के पहले मैं शादी कर लूँ, ऐसा वैसा ये सब। तो उन्होंने मुझे 4-5 ऐसे रीज़न पहली ही बार में गिना दिए। तो मैं फिर आपकी 38 में शादी नहीं हुई तो फिर आप कैसे, क्या मतलब। देखो सर, क्या है, अपना काम क्या केटरिंग का है, हलवाई को अपने अंडर में काम करते अपने पास। मैं एज अ मतलब इन लोगों का ठेका लेता हूँ, रसोई का ठेका लेता हूँ। काफ़ी लोगों से मिलना जुलना अपना। अब जब से मैं इस लाइन में आया हूँ 10-12 साल से, मेरे पर काफ़ी संपर्क हो गए, इतने संपर्क हो गए डॉक्टर साहब कि मैं ना यूँ हो जाएगी शादी की कोई चिंता ही नहीं है। क्योंकि इतने संपर्क में अपन जाते हैं, मिलते जुलते हैं, उनको सबको मालूम है कि इसको भी लड़की की ज़रूरत है, ये भी घुमा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों तक अपने संपर्क हो गए हैं। अपन जब चाहेंगे तब शादियाँ हो जाएंगी, अपन जब चाहेंगे हो जाएगी। इतना अपना बड़ा सर्कल बन गया डॉक्टर साहब। वैसे भी मुझे ना लोगों से घुलने मिलने में टाइम नहीं लगता सर। अपन जहाँ जाते हैं वहाँ अपने लोग याद करते हैं, तो अपने संबंध होने में समय लगेगा नहीं। तो मैं इसको लेके आपने कभी घर वालों को बोला? नहीं सर, मैंने कभी किसी को परेशान ही नहीं किया, कभी अपने मुँह से बोला ही नहीं कि मेरी शादी करो।
कभी नहीं बोला मैंने, या कभी भी इस चीज़ के लिए मैंने घर वालों को इनिशिएट लेने के लिए बोला ही नहीं। अभी कोई जोर जबरदस्ती, कोई शिकायत, कोई रंजगम किया ही नहीं मैंने घर के अंदर कभी भी। तो मैं क्या आपका थोड़ा सा बिहेवियर बताइए ना कैसा है। तो बोले कि सर मेरा बिहेवियर ऐसा है ना कि एक बार मुझे ना पथरी का दर्द हुआ था, तो इतना दर्द हो रहा था कि मुझे देख के कोई कह ही नहीं पाता था कि मेरे को दर्द हो रहा है। मेरे अंदर सहन शक्ति बहुत है, मैं बहुत बर्दाश्त कर लेता हूँ। अभी मुझे इतनी देर से दर्द हो रहा था, पर मैं बाहर बैठा हुआ था, मैंने कभी वहाँ पे किसी को परेशान नहीं किया कि मेरा नंबर जल्दी आना चाहिए। तो देखिए अच्छा, हाँ सर मुझे घूमना फिरना, लोगों के बीच में रहना, और तो मैंने कहा आप इतने मतलब जल्दी, मतलब इतना टाइम था वो पाइल्स का प्रॉब्लम तकरीबन 3-4 साल से, तो आप आज आने का रीज़न, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अब अपने पास क्यों आया है, इसके पीछे का वाई क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट बोला कि सर देखो आजकल क्या है ना, पाइल्स वगैरह में कोई बड़ी बीमारी नहीं हो जाए। तो देखिए मतलब बोले हाँ सर पाइल्स है, आज मस्सा है, कि कल जाके कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो ये ऐसा है। तो मुझे ऐसा किसने बोला कि सर हमारे एक मित्र मिलने जुलने वाले, तो बातों बातों में मेरे से उनको पाइल्स का बीमारी मुंह से निकला कि यार मैं कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि भैया समय से चेक करा लो, कहीं बाद में कैंसर ना हो जाए। तो वैसे मुझे डर लग रहा है मन में कि कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए ऐसी वगैरह। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। मैंने उनको पेशेंट को 1 mg का एक डोज दिया और 15 दिन के लिए उनको SL दिया, और 15 दिन के बाद उनका जब फॉलोअप आया तो उन्होंने मुझे 70-80% बर्निंग और पेन में रिलीफ दिया। मैंने अगेन एक डोज और रिपीट किया 1 mg का, और उसके बाद जब उनका 20 दिन के बाद फॉलोअप आया, पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गए। उनको कोई प्रॉब्लम ना, स्टूल पास करने में कॉन्स्टिपेशन नहीं है, मेंटली बहुत रिलैक्स है, कूल काम हो गए बिल्कुल। मतलब उनको दर्द का जो कुछ भी उस रिलेटेड कुछ भी नहीं था। तो ये विदिन अ मंथ ही पाइल से पूरे कंप्लीट क्योर हो गए। उसके बाद मुझे इनको रिपीट करने की नहीं जरूरत पड़ी। इन्होंने ज़रूर 1 मंथ के लिए मैंने उनको SL दिया ताकि वो ले, बाकी अब वो पूरी तरह ठीक है। अब इस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था ना कि मैंने जैसे ही उनसे उनकी एज पूछी 38 और शादी के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे रीज़न गिनाना शुरू कर दी कि देखो सर ये उन्होंने 4-5 रीज़न हमारे सामने गिना दिए। मेरी बहन कुंवारी थी, उनकी शादी की, मेरे फिर घर की कंडीशन ख़राब थी वो सुधारी, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी, कर्जा था, ये था वो था। ये क्या है, उसकी रीज़न पावर इंक्रीज है। उन्होंने मुझे रीज़न गिनाना शुरू कर दिए। तो मैंने फर्स्ट रूटीन वहीं से पिक किया कि इस बंदे को इतना रीज़न देने की क्या ज़रूरत है। ये ओवर द टॉप रीज़न दे रहा था मुझे, और कम से कम 5-6 रीज़न दे रहा है। तो ये रीज़न पावर इंक्रीज ऑफ फर्स्ट रूटीन मेरे दिमाग में सबसे पहले इस पेशेंट को देखने के बाद आया। और भी शादी है, शादी इतनी लेट होगी तो आपको कहीं ना कहीं तो एक चिंता होगी ना। उस पेशेंट के मन में कोई चिंता नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कुछ भी नहीं। फैमिली को लेके वो कुछ बोल ही नहीं रहे कि मुझे कोई शिकायत। कितने कंटेंट है बंदा। कंटेंट मतलब कि जो कोई शिकायत ना करे, जो एक साड़ी में भी संतुष्ट है, वो कंटेंट है ना, जिसमें कोई शिकायत नहीं है, मॉर्बिड लेवल का कंटेंट। भैया शिकायत कर कि मेरी शादी नहीं हो रही है, बट ये कंटेंट है, क्या करना शिकायत सर, हो जाएगी सर, क्योंकि यहाँ पर शिकायत होनी चाहिए। 38 उम्र जा रही है आपकी शादी की और आप कुछ शिकायत नहीं कर रहे घर पे, दैट इज कंटेंट। नो शिकायत, नो कंप्लेंट फॉर मैरिज। थर्ड रूब्रिक, उसने मुझे बोला कि भैया मेरे बहुत बड़ा सर्कल है, मेरे बहुत जान पहचान के लोग हुए, अब तो अपना अच्छा ग्रुप है, अपन जहाँ चाहे वहाँ अपना संबंध हो जाएगा। ये अपनी कॉन्टैक्ट की वेल्थ बता रहे हैं भैया, डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, उनकी वेल्थ बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। वो शो कर रहे हैं हमारे सामने कि भैया मेरी बहुत वेल्थ बन गई, अब तो टेंशन नहीं है, अब तो जब शादी हो जाएगी। तो ये थर्ड रूब्रिक मुझे उनकी कॉन्टैक्ट वाली वेल्थ लगी। और फोर्थ, उन्होंने बोला कि भैया मैं दर्द में भी किसी को परेशान नहीं करता, मेरे मुंह से पता नहीं चलता कि मेरे को दर्द हो रहा है। मतलब इसके अंदर कितना पेशेंस है बंदे में, ये इतनी जल्दी इम्पेशेंस नहीं होता। बाहर भी उस पेशेंट का नंबर है, पेन में है, फिर भी वो बैठा हुआ पेशेंट, दैट इज पेशेंस। पेन में तो पेशेंट थोड़ा बहुत तो एजिटेट होगा, रेस्टलेसनेस होगा, पर उस बंदे के चेहरे से लग नहीं रहा कि उसको पेन है। तो फोर्थ रूब्रिक मैंने पेशेंस लिया।
और पेशेंट ऑलरेडी बहुत अच्छे से उसने पूरे केस में मुझे आगे कम्युनिकेट किया, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें बताई, जानकारी दी, मोबाइल से फ़ोटो दिखाए। फोर्थ फिफ्थ रूब्रिक कम्युनिकेटिव। तो मेरी रेमेडी सिलेक्ट हुई फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1 mg के जो मैंने आपको डोज बताए वैसे दिए, वो पेशेंट पूरी तरह से पाइल्स में से क्लियर हो गए। इसमें हमने कोई ऐसा हटके कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और बाद में जब हमने उनसे पूछा कि भाई इस बीमारी को लेकर टेंशन क्या है, तो बोला कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, फियर इम्पेंडिंग ऑफ डिसीज। और वो क्या बोले कि किसी ने मुझे बोला तो मुझे फिर समझ पड़ा कि हाँ, आपको दिखा है एंजाइटी वेकिंग ऑन, फियर वेकिंग ऑन। तो ये वहाँ से इनकी नींद खुली कि भैया अब हमने दिखाना चाहिए कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए इसकी वजह से। तो मैंने उनको फॉस्फोरस दिया और फॉस्फोरस इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि फॉस्फोरस की क्वालिटी होती है, फॉस्फोरस अपने रिजल्ट रखता है। आपसे उसने एक बार नहीं पूछा मुझसे कि भैया डॉक्टर साहब क्या बीमारी है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, या कुछ नहीं, वो सब अपनी चलाए जा रहे हैं, जिसको कहते हैं शाणपत्ती करना पूरे। और तो केस ये एक प्रकार से जब फॉस्फोरस की केस टेकिंग आप जब लेते हैं तो एक ऐसा फील आता है कि ये बड़े ही शाणे लोग हैं, ये अपने ही दिमाग से घोड़े चला रहे हैं। एक और पाइल्स का केस है मेरे पास, जो मेरे पास एकदम रैंडमली कॉल पे आया कि सर लोकल के पेशेंट है कि सर मुझे पेशेंट आपको दिखाना है। मैं क्या ये देखता हूँ, फ्री बैठा हूँ मैं। तो जैसे ही मेरे पास आया तो मैंने पूछा क्या हुआ, और डॉक्टर साहब वो मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम है, सुबह लैट्रिन में मुझे बहुत दर्द होता है। मैं कब से? क्या हाँ है, 2-3 महीने से है। मैं क्या किया 2-3 महीने से? लेकिन इतना नहीं था, है तो बहुत पुराना, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर अभी क्या हुआ ना कि ये 8-10 दिन से मुझे ना जलन हो रही है लैट्रिन में। तो ये मुझे लग रहा है कि ना ये जो भी अपन ठंडी की वजह से गर्म दूध पी रहे हैं ना, केसर का दूध है, खारक वगैरह, इससे हो सकता है। और पाइल्स तो सर अभी इस ठंड में हो जाता है, नॉर्मल है ये सब चीज़ें, क्योंकि हम खाने में गरम खाते हैं ना, तो उसकी वजह भी हो सकता है। और ये क्या बोलते हैं अपन, शाम को मैं दलिए वगैरह में घी भी डाल के खाता हूँ, वो भी एक रीज़न इसका हो सकता है। तो मैंने कहा कारण तो बहुत सारे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, अब मुझे इस वक्त कुछ बोलना नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी जो वाइटल फोर्स की एनर्जी वो कहते ना कि स्ट्राइकिंग आके बोल रही है। मैं सुन रहा हूँ पेशेंट को। तो फिर कह रहा कि सर अगर मान लो अपन दूध गर्म दूध से पीते हैं तो मेरे घर में 4 लोग पी रहे, तो उनको भी तो होना चाहिए। और वो जो चीज़ मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरे घर वाले भी खा रहे हैं, मेरे घर वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मेरे को क्यों हो रहा सर, मेरे को क्यों हो रहा? जनरली ये चीज़ पेशेंट को डॉक्टर से पूछनी चाहिए कि मुझे क्यों हो रही, पर ये बंदा मुझसे नहीं पूछ रहा। तुम्हें क्या टेंशन? नहीं टेंशन कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, टेंशन कुछ नहीं है। टेंशन हुआ क्या कि सर आज सुबह मेरे पास एक बंदा कपड़े खरीदने के लिए आया और उसने मेरी शक्ल देख के पूछ लिया कि तुमको क्या पाइल्स का प्रॉब्लम है? तो वो बोले कि हाँ हमने है, बट क्या हो गया? मतलब पेशेंट ने भी तुक्का मारा होगा, पता नहीं, कई बार से कोइंसिडेंस होते हैं। तो पेशेंट ने सीधे उसको बोल दिया, मतलब उसका जो ग्राहक था उसने उसको बोल दिया पेशेंट को मुँह पे कि यार अच्छा आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है क्या? बोले कि हाँ है, क्यों क्या हुआ? कि यार मुँह थोड़ा पीला पीला दिख रहा है, ऐसा क्या खून वून ज़्यादा जा रहा क्या? तो इसने बोला कि नहीं खून नहीं जाता है, हल्का फुल्का पेन होता है, ऐसा वैसा कुछ। कि नहीं नहीं भैया खून आता हो तो दिखा लेना एक बार, आजकल अभी 2-3 केसेस हो गए भैया, बहुत हालत ख़राब हो गई उनकी। तो ये पेशेंट उसके सुनने के बाद से घबरा गया और दिन की दुकान कर कंप्लीट करके शाम को मेरे पास भग के आया। तो ये अगेन फियर वेकिंग ऑन, रीजन पावर इंक्रीज। और ये भी चीज़ बोला कि काई से हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब ये एंजाइटी डार्क और रीजन पावर इंक्रीज और फियर वेकिंग ऑन। तो मैंने ये सब 3 रूब्रिक लगा के अगेन उसको फॉस्फोरस दिया 1 mg सिंगल डोज, और वो एक ही डोज में ठीक हो गया। तो ये फॉस्फोरस की क्वालिटी, फॉस्फोरस की एनर्जी आपको ऐसी फील होगी कि ऐसा कोई जानकार अपनी जो लिमिटेड इंटेलिजेंसी को आप पे झाड़ता है, वो अपनी ही इंटेलिजेंस झाड़ जा रहा है, अपनी ही बातें करे जा रहे हैं। स्ट्रामोनियम होता तो बाकायदा वो मेरे पास आकर कई लोगों के दिमाग में वो ग्रुपिंग एज इफ डार्क भी इस केस में आएगा, बट स्ट्रामोनियम की वो आंखें दिखती है ऐसी फटी फटी, सर कहाँ से हो रहा सर, बताओ सर। मतलब वो जो डर होता है स्ट्रामोनियम को मरने का, वो फॉस्फोरस में नहीं दिखता। फॉस्फोरस अपनी उस लिमिटेड इंटेलिजेंसी को डॉक्टर्स पे थोपता है, वो उस चीज़ को हद से ज़्यादा रीजन दे दे के आपको समझाता है। ये पेशेंट भी पाइल्स का पेशेंट है और वो ये बता रहा मुझे कि देखो गर्म दूध तो घर में भी ये भी पीते हैं, हर बात को काट के वो रीज़न दिए जा रहा है।
थोड़ा सा गर्म दूध तो मेरे पापा भी पी रहे, मेरी मम्मी भी पी रही, उनको तो हो ही नहीं रहा। दलिया घी डाल के तो मम्मी पापा दोनों भी खा रहे हैं, उनको तो नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब उससे भी हो सकता है, उससे तो ये हर चीज़ के रीज़न दे रहे हैं पाइल्स होने के लिए, कि उनको पाइल्स क्यों हुआ। मुझसे नहीं पूछ रहे कि काइस हो रहा है, तो हर चीज़ में रीज़न दे रहा है मुझे। तो मैंने कहा नहीं यार, दूध दही से तो मैंने कहा दूध से हो सकता, मैंने जनरली बीच में से टोक के बोल दिया, हाँ हो सकता है दूध अभी आप ले रहे हो, नहीं डॉक्टर साहब दूध अगर होता तो मेरे पापा को भी होना चाहिए ना। तो मैंने कहा कि अभी आप थोड़े से गराड़ू वगैरह खा लिए होंगे गरम मसालों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बंदा रीज़न दे रहा है, तो ये मेरी बात को फिर काटेगा। तो मैंने कहा हो सकता है अभी आप गराड़ू में मसाले ज़्यादा खा रहे होंगे। नहीं सर, गराड़ू सब खा रहे हैं घर के अंदर, मैं खा रहा हूँ, मैं अकेला थोड़ी नहीं खा रहा हूँ घर के अंदर, तो वो भी खा रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ, उनको एक रत्ती भर का तकलीफ नहीं, फिर मुझे क्यों? अगर सबको होता, मुझे होता, सब बात समझ में आती ना सर। तो ये इस प्रकार से मेरे साथ आर्ग्यू, रीज़न दे रहा है मुझे हर चीज़ का, और मैं उसको दे रहा हूँ तो वो मुझे काट रहा है। तो ये रीज़न पावर इंक्रीज, एंजाइटी डार्क, फियर वेकिंग ऑन, और उस बंदे ने मुझे 15-20 मिनट उसी की चीज़ें में उलझा कर वही बोले जा रहा है। मतलब फॉस्फोरस को कई बार ऐसा लगता है कि वो कानों पर अत्याचार करते हैं आपके साथ, वो छोड़ते ही नहीं है। उनका कम्युनिकेशन और क्लिंगिंग फर्नीचर ऐसा होता है कि वो आपको कई बार ऐसा फील आता है, जा भाई यार बस अब हो गया। वो पेशेंट चिपक सा गया बिल्कुल, बोलते ही जा रहा, बंद ही नहीं हो रहा है। फॉस्फोरस की केस कई बार लंबी हो जाती है, और दोनों ही केस में मेरी केस टेकिंग लंबी हो गई। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। इसलिए फॉस्फोरस की केस टेकिंग में ये फील आएगा, क्योंकि वो खुद ही सारा बोल जाते हैं। इतना कम्युनिकेशन स्किल उनका ज़्यादा होता है कि वो चिपक जाते हैं, और जहाँ चिपकते हैं वहाँ उनका बोलना बंद नहीं होता। ये दोनों केस मेरे साथ इतने भयानक कम्युनिकेट कर रहे थे कि मुझे बस अब लगने लग गया, क्योंकि मुझे मेडिसिन से समझ में आ गया है, तो वो उनकी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो क्लिंगिंग पर्सन फर्नीचर, वो आपको ये फील आती है ना क्लिंगिंग पर्सन में, छोड़ यार भैया। जब बच्चे आपको पकड़ के बैठ जाते हैं तो आप कितने फील करते हैं, हेल्प करके छोड़ यार, अब जान दे यार। वैसे ही फिर फॉस्फोरस के साथ जब वो इस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं तो आती है। तो इन दोनों ही केसेस में मुझे, और कई केसेस में ये फील आएगी आप लोगों को, जब उनका कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा क्लिंगिंग हो जाता है, इतने ज़्यादा चिपक जाते हैं वो लोग। तो ये दोनों ही केसेस फॉस्फोरस के थे, दोनों ही पाइल्स के केस थे, दोनों में ही 1M पोटेंसी दिया। कई बार लोग पूछते हैं कि आप 1M पोटेंसी क्यों देते हैं। मुझे कम से कम 30-200 में रिपीटिशन से बचने के लिए 1M का एक डोज देके 20 दिन तक नो रिपीटिशन, काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलते हैं। कभी एग्रावेशन मैंने कभी देखे नहीं। और अगर आफ्टर 1 मंथ कभी आपको लगे कुछ हल्के फुल्के प्रॉब्लम्स हो तो आप रिपीट कीजिए, वरना वेट एंड वॉच कीजिए। तो मैक्सिमम वेट एंड वॉच करता हूँ, 20-25 दिन के पहले कोई रिपीटिशन नहीं होता है मेडिसिन का, या कई बार कोई रिपीटिशन नहीं होता है आफ्टर डोज, है ना। और जिस ओल्ड एज के केसेस होते हैं तो हमें ऑब्वियस बात, हम कई बार लोअर पोटेंसी से ही शुरू करते हैं। तो जहाँ यंग हैं, बिल्कुल वार्म ब्लडेड है, तो वहाँ पोटेंसी को 1M पे देने में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही वार्म ब्लडेड हैं, अच्छी यंग एज के। फर्स्ट वाले की एज जो है 38 है, सेकंड वाले की 34 है। दोनों यंग हैं, दोनों में हाई पोटेंसी देने के लिए मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं लगा। सो ये आप आपकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से मेडिसिन देते हैं। बट ऑर्गेनन यही बोलती है कि जितनी अच्छी ससेप्टिबिलिटी हो उसी में आपको मेडिसिन देनी है। और पेशेंट की एज बहुत डिपेंड करती है कि भाई वो साइकोटिक एज का है कि सिफिलिटिक एज का है। तो ये दोनों केस फॉस्फोरस के हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम अगले केस में मिलेंगे और इंटरेस्टिंग केस में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।